हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री का पेपर 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेपर 1 का पोस्ट टाइटल है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। पोस्ट टाइटल क्या है फर्स्ट पेपर का? स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। बी फिफ्थ सेमेस्टर 2024 की ये कंप्लीट सीरीज है। सेम सीरीज ही है, इसको आप लोग हैंड राइटिंग में देख रहे होंगे, लेकिन ये कंप्लीट सीरीज है। उसमें मोबाइल नहीं थी तो इसको मेहनत करके आप लोगों के लिए लिखा गया है हैंड से। तो देखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निष्क्रमण संस्कार पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार होता क्या है? ये संस्कार जन्म के बाद पहली बार शिशु को घर से बाहर लाने से संबंध है। ये जो निष्क्रमण संस्कार होता है, जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जब पहली बार शिशु को घर से बाहर लाने से संबंधित होता है ये निष्क्रमण संस्कार। बृहस्पति ने इस संस्कार का तात्पर्य बताते हुए कहा है अथ निष्क्रमणम नाम गृहात प्रथम निर्गमन, अर्थात शिशु के घर से प्रथम बार निर्गम को निष्क्रमण कहते हैं। पास्कर के अनुसार यहीं पर देखें तो यह संस्कार जन्म के चौथे महीने किया जाना चाहिए। चतुर्थे मास निष्क्रमणिका सूर्य मुदीच्छेति तच्छुरिति। भविष्योत्तर पुराण में जन्म के 12वें दिन ही संपन्न करने की बात कही गई है। द्वादशे आहनि राजेंद्र शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्। कुछ आचार्य जन्म के तीसरे महीने भी करने की विधि बताते हैं। जो निष्क्रमण संस्कार है ये कुछ आचार्य हैं जो जन्म के तीसरे महीने भी करने की विधि बताते हैं। तृतीये कर्तव्यम मासी सूर्यस्य दर्शनम, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोश्चंद्रस्य दर्शनम, अर्थात तृतीय महीने जो है तृतीय मास में सूर्य के दर्शन कराया जाना चाहिए शिशु को, और चौथे महीने में चंद्रमा के दर्शन कराया जाना चाहिए। आगे देखेंगे, इस संस्कार में जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर निकलने पर शिशु को सूर्य के दर्शन कराया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये संस्कार सूतिका ग्रह से शिशु के प्रथम बार बाहर निकलने पर किया जाता है, जो जन्म के 12वें दिन संपन्न होता है। कतिपय आचार्यों के अनुसार शिशु के तीसरे माह सूर्य के तथा चौथे माह चंद्र के दर्शन कराए जाने चाहिए। गृह सूत्रों में इस संस्कार को संपन्न करने का अधिकार माता पिता को ही दिया गया है, किंतु पुराण तथा ज्योतिषी ग्रंथों के साथ या अनुसार जातक का मामा इस संस्कार को करने के लिए अधिकृत है। इसके संपादन के विस्तृत विधि विधान भी प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है अन्नप्राशन संस्कार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? 6-7 मास बाद जातक के शरीर का विकास हो जाने पर उसे भोजन की आवश्यकता होती है। 6-7 मास बाद जातक के शरीर का विकास हो जाने पर उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपको भी पता होगा, जब शिशु बड़ा होगा तो उसको भोजन की आवश्यकता तो होगी। तो 6-7 माह बाद जातक के शरीर का जब विकास हो जाता है या हो जाने पर उसे भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता प्रतीत होती है। वह इससे पूर्व केवल माता के दूध पर ही आश्रित रहता था। इस अवस्था में शिशु को प्रथम बार अन्न का प्राशन कराया जाता है। यह संस्कार ही अन्नप्राशन कहलाता है। इसमें क्या आप लोगों को पता चला? 6-7 मास बाद जातक के शरीर का जब विकास हो जाता है तो उसे भोजन की आवश्यकता होती है, और उससे पहले वह उसके पूर्व माता के दूध पर ही आश्रित रहता था। इस अवस्था में शिशु को प्रथम बार अन्नप्राशन कराया जाता है। संस्कार ही अन्नप्राशन कहलाता है। इस संस्कार को करने का सर्वोत्तम समय जन्म के बाद 6ठा महीना माना जाता है, किंतु 8वें, 9वें या 10वें माह में भी इसे किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जन्मतो मासी षष्ठे व सौरेणोत्तम मन्नदन्नम तद्भावे अष्टमे मासे 9वें 10वें अपि वा। इस संस्कार के समय शिशु को विभिन्न स्वादों से युक्त भोजन का मिश्रण कर चखने के लिए देना चाहिए। इस संस्कार के समय शिशु को विभिन्न स्वादों से, अनेक अनेक प्रकार के स्वादों से युक्त जो भोजन होते हैं उनको मिश्रण करके चखने के लिए देना चाहिए। कतिपय कुछ आचार्यों ने जो बताया है उसको देखेंगे। कतिपय आचार्य इस अवसर पर मधु और घी, मतलब मधु और घी का मिश्रण देने की विधि बताते हैं। मार्कंडेय पुराण मधु और घी के साथ खीर खिलाने की भी विधि बताता है।
संभवतः इसी कारण लोक में दूध भात खिलाने की परंपरा चल पड़ी। अन्नप्राशन से संबंध कर्मकांड का उल्लेख भी किया गया है। ये कर्मकांड विधि संबंधित ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालय बताइए। आप लोग बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालय, जो पुराने समय में जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप लोग देखें, पहला है काशी विश्वविद्यालय और एक है नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन समय के विश्वविद्यालय थे। तो देखते हैं, प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालय। सांस्कृतिक आदान प्रदान में प्राचीन विश्वविद्यालयों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन आदान प्रदान में, सांस्कृतिक आदान प्रदान में प्राचीन जो पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी नींव पर आधुनिक जगत की विधाएं बनी हैं। कुछ प्राचीन महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, पहला है काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय जगत प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय जगत प्रसिद्ध है। भारत की प्राचीन नगरी पाप मोचनी गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। जो काशी विश्वविद्यालय जगत प्रसिद्ध है, काशी विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नगरी पाप मोचनी गंगा नदी के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश के वरुण व असोन नदियों के संगम पर बसा है। ये वैदिक, बौद्ध व जैन धर्मों के प्रधान केंद्र थी। 19वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने तप और ज्ञान से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। फिर से एक बार देखेंगे, जगत प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नगरी पाप मोचनी गंगा नदी के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश के वरुण व असी नदियों के संगम पर बसा है। ये वैदिक, बौद्ध व जैन धर्मों के प्रधान केंद्र थी। 19वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने तप और ज्ञान से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिए। तुलसीदास जी ने काशी की महिमा का वर्णन करते हुए इसे सफल कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु बताया है। तुलसीदास जी ने काशी की महिमा का वर्णन करते हुए इसे सफल कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु बताया है, जो दुख, क्लेश, पाप, रोगों का नाश करती है। काशी की यह सांस्कृतिक परंपरा आज तक चली आ रही है। सेई सहित स्नेह देवहरि कामधेनु कलिकासी, समन शोक संताप पापरुष सकल सुमंगल राशि। आगे देखिए, दूसरा जो प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उच्च शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ व्यतीत किए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ व्यतीत किए हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा चरणों से गुजरना पड़ता था। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका के छात्र विद्या अध्ययन हेतु यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका के छात्र यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। व्याख्यान, बहस व चर्चा शैक्षिक कार्यक्रम का हिस्सा था। शैक्षिक कार्यक्रम का जो हिस्सा था वो व्याख्या, बहस और चर्चा इस भी शैक्षिक कार्यक्रम के हिस्सा थे। रत्न सागर, रत्न निधि, रत्नरंजना नाम के 3 बड़े पुस्तकालय थे। इस विश्वविद्यालय में रत्न सागर, रत्न निधि और रत्नरंजना नाम के 3 बड़े पुस्तकालय थे। इसमें से एक 9 मंजिला ऊंचा था। नालंदा भारत के सबसे शानदार बौद्ध सितारों की चमक से अभिभूत था, जिसमें नागार्जुन, धर्मपाल, शिलभद्र, धर्मकीर्ति आदि प्रमुख थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। तो देखते हैं, पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू व बौद्ध धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये हिंदू और बौद्ध धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से ये भी
एक था, जो रावलपिंडी से 18 मील दूर उत्तर में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी से 18 मील दूर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें 10,500 भी अधिक छात्र लगभग 60 विषयों को पढ़ते थे। इसमें 10,500 से भी अधिक छात्र 60 विषयों को पढ़ते थे। वेद, वेदांत, अष्टादश विधाएं, दर्शन, अर्थशास्त्र, ज्योतिष जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में पाणिनि, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने शिक्षा दी। हालांकि आप लोग समझ सकते हैं कि कब पुराना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में पाणिनि, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, प्रसेनजित जैसे महापुरुष यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए हैं। अगला देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। इस शिक्षा केंद्र में 160 विहार थे और 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस शिक्षा केंद्र में 160 विहार थे और 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। प्रसिद्ध पंडित अतिश दीपंकर यहाँ के आचार्य थे। पंडित असित दीपंकर यहाँ के आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसकी महती भूमिका रही है। विक्रमशिला में व्याकरण, न्याय, दर्शन व तंत्र की शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन व तंत्र की शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? वर्तमान की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से निकले विद्वानों की सूची बहुत लंबी है। रक्षित, विरंचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, रत्नवज्र, अभ्यंकर आदि है। अगला है तेलहाड़ा विश्वविद्यालय, ये भी प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। यह नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। तेलहाड़ा विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है, उसके पहले का है। चीनी यात्री इस्सी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करते थे। चीनी यात्री इस्सी को आप लोग जानते होंगे, ये यात्रा करते थे और यात्रा वृत्तांत में वर्णन करते थे। तो इस विश्वविद्यालय का भी वर्णन इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इसमें बताया गया चीनी यात्री सिंह ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान भी पढ़ाई करते थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संस्कृत के प्रचार में किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों की भूमिका बताइए। भारतीय संस्कृत के प्रसार में किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों की भूमिका आप लोग बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृत व इसके प्रसार में सार्वभौमिक भूमिका निभाने वाले शिक्षा केंद्रों का योगदान अद्वितीय है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। इसके प्रति गौरव का भाव लेकर चलना होगा। भारतीय संस्कृत समन्वय की विराट चेष्टा से पुलकित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीनतम से बना हुआ है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, सहिष्णुता की दृष्टि से भारत संस्कृत विश्व में अग्रणी स्थान रखती है। देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र व चिकित्सा हेतु प्रसिद्ध था। वल्लभी विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र व चिकित्सा हेतु प्रसिद्ध था। साथ ही बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा के क्षेत्र में यह नालंदा का प्रतिद्वंदी माना जाता था। यह गुजरात में स्थित वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। तत्कालीन समय में 600 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे। आगे देखेंगे अगला है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना कलिंग राजाओं ने 3री शताब्दी में की थी। 11वीं शताब्दी तक शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। इस विश्वविद्यालय का परिसर ललितगिरी, रत्नगिरी व उदयगिरी तक फैला था। उपरोक्त शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त औदंतपुर, शारदापीठ, सोमपुरा, श्रावस्ती, कन्नौज, कांची, कश्मीर भी महत्वपूर्ण है। कुछ अभी भी इतिहास के पन्नों पर गुम है, तो कुछ शिक्षा केंद्रों के भग्नावशेष उनके प्राचीन वैभव को दर्शाते हैं। इनकी शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित थी। विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता तथा सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना की सीख दी जाती थी। प्राचीन कालीन आदर्शवादिता, गुरु शिष्य संबंध, शांत परिवेश, शिक्षण विधि, सरल जीवन वर्तमान काल में भी प्रासंगिक है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन से होते हैं। आप लोग बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के विकास में, राज्य का जब विकास होता है उसमें उसके जो सहायक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। राज्य के विकास में सहायक तत्व तो हेडिंग है, आंसर्स पे जाते हैं। जिस प्रकार भाषा धीरे धीरे विकसित हुई, मनुष्य में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत हुई, उसी प्रकार राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ है। जिस प्रकार भाषा धीरे धीरे विकसित हुई, मनुष्य में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत हुई, उसी प्रकार राज्य का भी विकास धीरे धीरे हुआ। राज्य के विकास में सहायक महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति। राज्य के विकास के लिए सहायक तत्व है मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हालांकि सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की मूल प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया। अरस्तु के शब्दों में, यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में ना रह सकता हो, जो यह कहता है कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव स्वभाव का सदस्य मत समझो, वह या तो जंगली जानवर है या देवता। सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब साथ साथ रहने लगे तो उनके स्वभाव तथा स्वार्थ अलग अलग होने के कारण उनमें विवाद पैदा हुए। इन विवादों का समाधान करने के लिए स्वतः ही राज्य का उदय हुआ। अतः राज्य मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम कहा जा सकता है। जॉन मार्ले का कथन है कि राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतर्जात प्रवृत्ति रही है। और अगला देखेंगे रक्त संबंध। राज्य के विकास में सहायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रक्त संबंध भी है। राज्य के विकास के लिए रक्त संबंध भी सहायक तत्व है। देखते हैं किस प्रकार से। रक्त संबंध ने ही जातियों और कुलों को एकता के बंधन में बांधा और उन्हें संगठन का रूप दिया। राज्य के विकास में सहायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रक्त संबंध भी है। रक्त संबंध ने ही जातियों और कुलों को एकता के बंधन में बांधा और उन्हें संगठन का रूप दिया तथा दृढ़ता प्रदान की। सामाजिक संगठन रक्त संबंध से ही उत्पन्न होता है। जो सामाजिक संगठन होता है रक्त संबंध से ही उत्पन्न होता है। इस रक्त संबंध की प्रारंभिक इकाई परिवार था। आज्ञा पालन, राजनीतिक संगठन और शासन प्रबंध परिवार में पाया जाता है। इस विषय में सर हेनरी मेन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिक गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। आगे चलकर जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। मैकाइबर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को। मैकाइबर का कथन है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को। प्रारंभ में कदाचित रक्त संबंध माता से जाने जाते थे और बहुपति प्रथा और अस्थायी वैवाहिक संबंध की प्रथा प्रचलित थी। बाद में शक्ति प्रभुत्व और संगठन बढ़ जाने के कारण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता बढ़ने लगी। हिंसक पशुओं को पालने से, धन बढ़ जाने से, संपत्ति के आधिक्य से, कृषि आदि उद्योगों से तथा दास प्रथा आदि के कारण पैतृक प्रभुत्व बढ़ना प्रारंभ हुआ। रक्त संबंध पिता से माना जाने लगा। इस प्रकार पहले कुटुंब, फिर कुल, फिर समाज, बाद में राज्य अस्तित्व में आया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य की स्थापना में धर्म का योगदान बताइए। तो आप लोग बता दीजिए, ये कंप्लीट सीरीज ही है आप लोगों का, सेम सीरीज ही है, सिर्फ हैंड राइटिंग में। आप लोग परेशान मत होइएगा इसके लिए कि ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज ही है। आप लोगों को इसलिए बता दे रहे हैं पहले ही, कंप्लीट सीरीज है सेम। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राज्य की स्थापना में धर्म का योगदान बताइए। धर्म ने भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य की स्थापना में धर्म का योगदान क्या है? धर्म ने भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्म ने समाज को एकता के बंधन से बांधा है। प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। विल्सन के अनुसार धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की भी अभिव्यक्ति। मैटेल का कथन है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे, पितृ पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा करते थे। पितृ पूजा व्यक्ति अपने परिवार
कि वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उसकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा करते थे। जो लोग एक ही वंश में या रक्त से संबंधित होते थे उनके कुल देवता भी एक ही होते थे, जो अधिकांशतः उनके पुरखे ही थे। इस प्रकार पितृ पूजा ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा। और दूसरा धर्म है, धर्म का जो दूसरा रूप है वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। जंगली अवस्था में मनुष्य का बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। जंगली अवस्था में मनुष्य बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। वो प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने में पूर्ण असमर्थ था। उसने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट में ईश्वरीय शक्ति का अनुभव किया। जब बादल गड़गड़ा रहा था, बिजली कड़क रही थी, हवा सनसनाहट हो रही थी, तब वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे ईश्वरीय शक्ति है। उन्होंने ईश्वरीय शक्ति अनुभव किया। वो प्राकृतिक शक्तियों पृथ्वी, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा करने लगे। जो लोग एक ही शक्ति की उपासना करने लगे उसमें आपस में मित्रता की भावना उत्पन्न हुई और यही भावना राज्य का आधार बनी। प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को भूत, प्रेत या देवता समझता था। जो व्यक्ति यह सिद्ध कर देता था कि वह इन प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित रख सकता है, उसे समाज में असाधारण सम्मान प्राप्त हो जाता था। अनेक बार ये तांत्रिक जादूगर राजा बन जाते थे। स्पार्टा में जादूगर राजा सांसारिक तथा धार्मिक क्षेत्रों का प्रधान बन गया था। इसी आधार पर गिलक्राइस्ट ने कहा है कि जादूगर से राजा बनने का चरण आसान है। धर्म संगठन और एकता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। धर्म ने मनुष्य को अनुशासन तथा आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। धर्म ने मनुष्य को अनुशासन तथा आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार धर्म ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। स्पष्ट कीजिए। आपको बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखते हैं, राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है किस प्रकार से है। सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा किया गया। समाज में सब लोग रहते थे, सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा किया गया। युद्ध विजय और आज्ञा पालन के फलस्वरूप कुटुंब जाति में, जाति कबीलों में तथा कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए। इसे देखेंगे एक बार। राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा किया गया। युद्ध विजय और आज्ञा पालन के फलस्वरूप कुटुंब जाति में, जाति कबीले में तथा कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए और राज्य का रूप धारण करते रहे। जैक्स का कथन है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन, जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, ये परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ जब लोग निश्चित स्थानों पर रहने लगे तो निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ जब लोग निश्चित स्थानों पर रहने लगे तो निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। स्थान तथा संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध होने लगे। लोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करने लगा। इस युद्ध में विजयी कबीले का सरदार बन गया। जो विजय होता था वो कबीले का सरदार बन गया। इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई। यह उक्ति भी प्रचलित है कि युद्ध से राजा जन्म होता है, युद्ध से राजा का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्पष्ट कीजिए। आप लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया है। राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य आर्थिक परिस्थिति का ही अभिव्यक्ति है। गैटल का कथन है कि आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की, आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की तथा बाद में धन का संचय किया, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व रहे हैं। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है। उन आर्थिक अवस्थाओं के अनुरूप ही तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन रहे हैं।
प्रथम आर्थिक अवस्था आखेट अवस्था रही है। जो प्रथम आर्थिक अवस्था रही है वो आखेट अवस्था रही है। आखेट अवस्था में मानव के जीवन निर्वाह का साधन शिकार था, इसलिए मनुष्य का जीवन अस्थिर, असंगठित तथा भ्रमणशील था। और द्वितीय अवस्था जो है वो पशुपालन था। द्वितीय पशुपालन अवस्था रही है। पशुपालन अवस्था में मनुष्य पशु पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यद्यपि इस अवस्था में भी उनका जीवन भ्रमणशील था, किंतु उनमें सामूहिकता और संगठन का अंश आ गया था। और तृतीय है कृषि अवस्था। तृतीय कृषि अवस्था रही है। कृषि अवस्था में मनुष्य के जीवन का आधार कृषि हो जाने पर वे निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे। निजी संपत्ति की धारणा उत्पन्न होने पर समाज में संघर्ष होने लगे। ऐसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। चतुर्थ आज की जो औद्योगिक अवस्था है, चतुर्थ अवस्था आज की औद्योगिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए हैं। हमको यही स्पष्ट करना था, स्पष्ट हो गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए हैं। यह राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है, स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है, स्पष्ट कीजिए। राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु, जिनके कारण राज्य की स्थापना की जाती है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध तथा धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध तथा धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है और ये सबसे मुख्य तत्व है। वुडरो विल्सन के इस कथन में कि संगठन की भावना स्वाभाविक है और वो मनुष्य और परिवार के साथ उत्पन्न हुई है। ये तथ्य निहित है कि राजनीतिक चेतना ही मनुष्य को राज्य के रूप में संगठित करती है। जब व्यक्तियों ने किसी निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया, जब व्यक्तियों ने किसी निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया तथा अपनी आजीविका के अस्थायी साधन प्राप्त कर लिए, तो उनकी ये स्वाभाविक इच्छा हुई कि कहीं दूसरे लोग उनके साधनों को हड़प न लें। फलतः नियमों की आवश्यकता अनुभव की गई। यही राजनीतिक चेतना का मूल था। प्रारंभ में ये राजनीतिक चेतना अस्पष्ट तथा अव्यक्त आंतरिक अनुभूति रूप में थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ये प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगा। अब शासन, अनुशासन तथा युद्ध के लिए राजनीतिक संगठन को आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। साथ ही कुछ व्यक्तियों में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी और वे सैनिक कार्रवाइयों द्वारा अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करने लगे। युद्ध में विजयी नेता राजा हो गए और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार की प्रक्रिया से सरकार और कानून का जन्म हुआ तथा राज्य मूर्त रूप से सामने आ गया। वर्तमान समय में भी राजनीतिक चेतना ने वशीभूत होकर मानव द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्व बताइए। सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व। सामाजिक समझौते सिद्धांत का राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, जिसमें राजा को ईश्वरीय का प्रतिनिधि माना जाता था। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, जिसमें राजा को ईश्वरीय का प्रतिनिधि माना जाता था। समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य दैवीय नहीं वरन मानवीय संस्था थी। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमत ही राज्य का आधार है, शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण योग दिया है। हॉब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा की और रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचारों ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज में नारी के विभिन्न रूप बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप लोग ये सीरीज है, कंप्लीट सीरीज ही सेम सीरीज है, तो देखेंगे आगे समाज में नारी के विभिन्न रूप कौन से हैं। एक, नारी जन्म लेते ही पुत्री, बहन, भांजी, भतीजी, पोती, दोहित्री, मौसी, बुआ जैसी सामाजिक पदवियों को प्राप्त कर लेती है। समाज में नारी के विभिन्न रूप बताया जा रहा है। तो एक, नारी जन्म लेती पुत्री, बहन, भांजी, भतीजी, पोती, दोहित्री, मौसी, बुआ जैसी सामाजिक पदवियों को प्राप्त कर लेती है। विवाह संस्कारोपरांत पत्नी, माता, चाची, नानी, दादी जैसे पद उसे प्राप्त होते हैं। हर पद की अपनी गरिमा, अपना दायित्व और अपने कर्तव्य होते हैं। कहीं न कहीं समाज के संरक्षण, सांस्कृतिक हस्तांतरण और सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुकूल और अनुशासित रखने का दायित्व स्त्रियों का ही रहता है। फर्स्ट पॉइंट है अस्त्यावते गर्भो यस्यामिति, अर्थात जिनके द्वारा गर्भ धारण किया जाता है। दूसरा है स्त्रियः एवं यथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध हारिण्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंधानाम गुणानाम सत्यानाम स्त्री, अर्थात शब्द आदि गुणों का विकास करने वाली स्त्री है। अगला पॉइंट है वधू वहाति ससुर गृह भारम यसा। अगला है पुरंध्री स्वजन सहितम पुर धारयतीति। और पांचवा पॉइंट है विधवा विगतो धवो भर्ता यस्या सा। ये ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार नारी के अनेकों पर्याय, उनकी व्युत्पत्ति तथा निर्वचन प्राप्त होते हैं जो उसकी कर्तव्य परायणता तथा सामाजिक निष्ठा को पुष्ट करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है नारी व नर दोनों सृष्टि के आरंभ के हेतुभूत कारक है। स्पष्ट कीजिए, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नारी और दोनों सृष्टि के आरंभ के हेतुभूत कारक है। नारी और नर दोनों सृष्टि के आरंभ के हेतुभूत कारक है। मनु और शतरूपा दोनों के बिना सृष्टि आगे वृद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकती। या तो ही दो से मिलकर ही एक बनना है, अतः कौन एक श्रेष्ठ है यह प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों महत्वपूर्ण है। नर और नारी समान रूप से सृष्टि में विद्यमान है। हाँ, नारी को किंचित अधिक सम्मान दिया जाना उचित है क्योंकि वो पुरुष से आधृत वीर को अंध रूप में अपनी कोख में धारण करके 9 माह तक अपने शरीर की ऊर्जा से उसका सेचन करके मनुष्य रूप में उसे जन्म देती है और अपना दूध पिलाकर उस शिशु को जगत में परिवृत्ति होने का सामर्थ्य देती है। इतना ही नहीं, शिशु को पालन पोषण, अध्ययन, संस्कार, आधान आदि अनेकों कर्तव्यों के बिना किसी के आदेश दिए मातृत्व की प्रेरणा से आजीवन निर्वाह करती है। प्रकृति की सुकोमल रचना होने के कारण कदाचित उसे अपमान भी सहना पड़ा, कभी अबला बनकर अत्याचार सहना पड़ा। अतः नारी व नर दोनों को ही सृष्टि का मुख्य कारक माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि के एक टुकड़े पर कितनी श्रेणियों का विभाजन किया गया है। देखेंगे याज्ञवल्क्य और बृहस्पति ने भूमि के एक ही टुकड़े पर 4 श्रेणी के भूमि अधिकारों अर्थात महीपति, राजा, क्षेत्र स्वामी, भूमि का स्वामी, कृषक, खेती करने वाला और उपकास्तकार का उल्लेख किया है। कृषक अपनी भूमि के स्वामी बने रहे, लेकिन भूमि स्वामित्व का स्वरूप उच्च स्वामित्व की स्थापना के कारण बदल गया। भूमि अनुदानों ने किसानों की स्वतंत्र स्थिति ओहदे को भूमि पर उच्च अधिकारों की स्थापना के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया। अतः स्वतंत्र भूस्वामी काश्तकारों में परिवर्तन हो गए और अधीनस्थ किसानों का एक वर्ग बन गए। लगभग 800 ईस्वी के बाद से राजा ने सामंतवादी भूस्वामियों को राजस्व संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों के साथ स्वामित्व के अधिकार देना भी आरंभ कर दिया, जो समय के साथ वंशागत हो गए। भूमि अनुदानों से भूमि पर पदानुक्रमी अधिकार और उपसामंत शाही का विकास हुआ। इस प्रथा से वास्तविक किसानों द्वारा उगाई गई अधिशेष उपज पर जीने वाले भूस्वामियों जैसे कि महामंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, महासामंत, ठाकुर इत्यादि का पदानुक्रम विकसित हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे मौर्य काल के गुप्तचर व्यवस्था पर लेख लिखिए। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल के गुप्तचर व्यवस्था पर लेख। राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षा एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना
की गई थी। राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षण और गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। अपराधी को पकड़ना व राजकीय नियमों का पालन करवाना आरक्षक कर्मचारियों का प्रमुख कार्य था। मौर्य काल में आरंभा कर्मचारी को रक्षा करने वाला कहा जाता था। विद्रोह एवं अपराधियों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली गुप्तचर विभाग था। गुप्तचरों को मौर्य काल में चर कहा जाता था, किंतु यूनानी लेखकों ने उन्हें ओवरसियर व इंस्पेक्टर कहा है। गुप्तचर स्त्री व पुरुष दोनों ही होते हैं। स्त्री गुप्तचर में दासी, भिक्षुणी, सिरकाली व वेश्याएं होती हैं। पुरुष गुप्तचर छद्मवेश धारण कर अपराधों का पता लगाते हैं। इन गुप्तचरों का राज्य कर्मचारियों के कार्य विषय में जानकारी रखना, आंतरिक या बाह्य शत्रुओं के विषय में उनकी शक्ति का पता लगाना तथा छोटी छोटी सूचना राजा को देना इनका कार्य था। गुप्तचरों के कार्य पर दृष्टि रखने के लिए भी गुप्तचर होते थे। इस प्रकार गुप्तचर व्यवस्था दोहरी थी। इसी से स्पष्ट है कि गुप्तचरों का कार्य करने उत्तरदायित्व का वे महत्वपूर्ण होता था। स्मिथ ने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना आधुनिक जर्मनी की गुप्तचर व्यवस्था से की है। क्वेश्चन नंबर 16 में मौर्य काल के लोकोपकारी कार्य कौन से थे? ये भी बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे। मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयास किया। मौर्य काल के लोकोपकारी कार्य पूछ रहा है, तो मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोकोपकारी कार्य किए। भारत मौर्य काल में भी एक कृषि प्रधान देश था तथा भूमि की उर्वरक शक्ति व उपज को बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई की उचित प्रबंध किए। इस विषय में मैगस्थनीज ने लिखा है, कृषि योग्य भूमि का विशाल भाग जल से सींचा जाता है, उसके लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध है। मौर्य सरकार ने यातायात की ओर से और भी पर्याप्त ध्यान दिया है। साम्राज्य के विभिन्न भागों को थल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए वृक्ष लगाए गए थे तथा प्याऊ की व्यवस्था थी। अनेक स्थानों पर धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया था। स्थान स्थान पर औषधालयों की भी स्थापना की गई थी ताकि प्रजा स्वस्थ रह सके। औषधि उपलब्ध कराने का कार्य भी सरकार ही करती थी। महामारी को फैलने से रोकने के लिए सफाई की उचित व्यवस्था भी कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कणवेद संस्कार पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कणवेद संस्कार, ये संस्कार सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित, जो कणवेद संस्कार है सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित। सुश्रुत के अनुसार रोगों से रक्षा तथा आभूषणों के निमित्त जातक का कणवेद करना चाहिए। यह संस्कार सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित। सुश्रुत के अनुसार रोगों से रक्षा तथा आभूषणों के निमित्त जातक का कणवेद करना चाहिए। रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्धेत, शरीर स्थान इतना से लिया गया है। सुश्रुत अंडकोश वृद्धि तथा आंतों की वृद्धि रोकने के लिए कणवेद को आवश्यक मानते हैं। इसके संपादन का समय भी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट है। बृहस्पति इसे जन्म के 10वें, 12वें या 16वें दिन करने का विधान करते हैं। गर्ग के अनुसार इसे जन्म के 6ठे, 7वें, 8वें या 12वें महीने में किया जाना चाहिए। कुछ आचार्य इसे शिशु के दांत निकलने से पूर्व करने की विधि बताते हैं। आचार्यों ने कणवेद की सुई पर भी विचार किया है। कणवेद के लिए स्वर्ण निर्मित सुई उत्तम मानी गई है, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी अथवा लोहे से निर्मित सुई का भी उपयोग किया जा सकता है। इस संस्कार को किसी शुभ दिन में संपन्न कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यारंभ संस्कार पर टिप्पणी कीजिए। इसको आप लोग बता दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्यारंभ संस्कार, ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ये शिक्षा से संबंधित संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार शब्द से आप लोगों को समझ में आ जाएगा विद्यारंभ संस्कार, हालांकि ये विद्या से ही संबंधित होगा। ये शिक्षा से संबंधित संस्कार है। इस संस्कार को 5वें या 7वें वर्ष में संपन्न किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी भी शुभ दिन इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। बालक को स्नान के अनंतर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके उसे गणेश, सरस्वती या बृहस्पति आदि की पूजा कराई जाती थी। तदनंतर गुरु बालक से अक्षरांभ कराता था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आपका ये
कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट सीरीज ही है, सेम सीरीज ही है, सिर्फ हैंड राइटिंग में आप लोगों को दिया जाए।